हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन तो हम आपको कराने ही वाले हैं, लेकिन क्वेश्चनों के साथ साथ में उनकी व्याख्या भी हम यहाँ पर कराने वाले हैं। तो कॉपी पेन आप जरूर साथ में लेकर बैठेगा। जो भी आज की क्लास है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करते हुए चलेगा। क्लास में आपको स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नए सीखने को मिले, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और हमारा मेन उद्देश्य यही है क्लास लाने का, ताकि आप एग्जाम से पहले बेहतरीन रिवाइज यहाँ पर कर सको। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, खुली आंखों का सपना यात्रा व्रत के लेखक हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मरुधर मरुदुल, दूसरा ऑप्शन है वल्लभ डोभाल, तीसरा ऑप्शन है हरिसुमन बिष्ट और चौथा ऑप्शन है सितेश आलोक। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर देते हुए चलना है। आपको बताना है कि खुली आंखों का सपना यात्रा व्रत के लेखक हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, मरुधर मरुदुल के द्वारा इसकी रचना की गई है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। खुली आंखों का सपना यात्रा व्रत के लेखक मरुधर मरुदुल है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर मरुधर मरुदुल की अन्य रचनाएं भी दी गई, जिसमें शब्दों का घूंघट, आहट, आसपास जो इनका कविता संग्रह है, यात्रा के बहाने यात्रा संस्मरण है, तुष्टिकरण का सच इनका निबंध संग्रह है, वहीं शब्दों की नायिका परिक्रमा और अधिवक्ता का आत्मव्रत इनका संस्मरण आदि है। ये भी आप नोट करते चलेगा। मरुधर मरुदुल ने प्रतिश्रुति त्रैमासिक संपादन भी किया है। यहाँ से आपके कई क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे, तो इन्हें आप नोट करते चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ऑप्शन ऋषिकेश सुलभ, ऑप्शन 2 प्रदीप जायसवाल, ऑप्शन 3 डॉक्टर धर्मवीर, चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया सत्य केतु विद्या अलंकार। आपको यहाँ पर कहानी दी गई है वध स्थल से छलांग। आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से ऋषिकेश सुलभ के द्वारा ये कहानी लिखी गई है। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वध स्थल से छलांग ऋषिकेश सुलभ लेखक की कहानी है। इनके कहानी संग्रह यहाँ पर दिए गए हैं। वसंत के हत्यारे, तूती की आवाज़, बंधा है काल और पत्थर कट आदि इनकी कहानी संग्रह है। वहीं मौलिक नाटक इनके दिए गए अमली, बटोही और धरती, बाबा तथा शूद्रक चरित्र मृच्छकटिकम की पुनर्रचना, माही गाड़ी और फर्नीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास का नाट्यांतर मेला अचल पर आधारित यहाँ पर प्रकाशित है। ये भी आप नोट करते चलेगा। इसके अतिरिक्त रंग चिंतन की पुस्तक रंगमंच का जनमंत्र और रंग एरंग है। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। नदी क्रोशाय कुटिला, नदी क्रोशेण कुटिला, नदी क्रोशम कुटिला, नदी क्रोशात कुटिला। आपको यहाँ पर बताना है कि नदी कोस भर टेढ़ी है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा, ये आपको बताते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, नदी क्रोशम कुटिला। ये नदी कोस भर टेढ़ी है, इसका संस्कृत अनुवाद होगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन नसरुद्दीन हुसैन, ऑप्शन 2 आलो उजाला, ऑप्शन 3 सुजातुद्दौला, ऑप्शन 4 मगन ठाकुर। आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाते हुए चलना है। आपको बताने कि पद्मावत का बंगला में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से आलो उजाला के द्वारा पद्मावत का बांग्ला में अनुवाद किया गया था। और ये कब किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1650 ईस्वी में किया गया था। किसके कहने पर किया था, ये भी पूछा जाता है। तो ठाकुर वजीर मोहन ठाकुर वजीर मोहन के कहने पर इन्होंने पद्मावत का बांग्ला में अनुवाद किया था। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। कुलिया कुवलीय कथा, कुवलीयमाला कथा, राउरवेली, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको बताने की कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ आपको बताने की कौन सा ग्रंथ यहाँ पर होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से राउरवेली, यह ग्रंथ है राउरवेली। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ राउरवेली है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। राउरवेली का सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भयानी ने भारतीय विद्या पत्रिका में करवाया था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। हिंदी में नक्शिक सौंदर्य पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग इसी ग्रंथ में किया गया है। यह वेली या वेली बेली काव्य परंपरा की प्राचीनतम कृति है। इसका अर्थ है काव्य की वह लता जो श्रृंगार व कीर्ति के सहारे ऊपर की ओर उठती है। तो यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे हैं आप नोट करते चलेगा।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन रामविलास शर्मा, दूसरा ऑप्शन शिवपूजन सहाय, तीसरा ऑप्शन निर्मल वर्मा और चौथा ऑप्शन रघुवीर सहाय। आपको यहाँ पर बताना है कि वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, शिवपूजन सहाय। इसकी रचना की गई है इन शिवपूजन सहाय के द्वारा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। वे दिन वे लोग 1965 ईस्वी शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक शिवपूजन सहाय है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कभी कभी ये इसका समय भी पूछा जाता है, तो 1965 आप ये लगाते चलेगा। इनकी अन्य कृतियाँ हैं बिंब प्रतिबिंब 1967, मेरा जीवन 1985, स्मृति शेष 1994, हिंदी भाषा और साहित्य 1996 और ग्राम सुधार 2007, देहाती दुनिया 1926 और विभूति 1935 आदि है। यहाँ से भी आपके कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, ए डिक्शनरी इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक है विलियम ग्राउस, जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉन गिलक्राइस्ट, फेडरिक पिंकॉट। आपको बताते हुए चलना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ए डिक्शनरी इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, इसके लेखक है जॉन गिलक्राइस्ट। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। यहाँ पर आपको बताने कि संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? ऑप्शन पहला बाणभट्ट, ऑप्शन 2 भारवी, ऑप्शन 3 भवभूति या ऑप्शन 4 कालिदास। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, भवभूति। भवभूति ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं मुनि जिन विजय, धनंजय, वीर नंदी या वादिराज। ये भी आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाते चलेगा। आपको बताने कि पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर से वादिराज की रचना है पार्श्वनाथ चरित। तो इसके लेखक कौन है? वादिराज। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं वादिराज, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इनकी अन्य रचनाएं एक ही भाव, यशोधर चरित, काकुत्थ चरित, यशोधर चरित इनकी दोबारा से दी गई यहाँ पर, न्याय विनिश्चय, विवरण, प्रमाण, न्याय, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। जैन कवि वादिराज का समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। तो ये क्या है? जैन कवि है और इनका समय क्या है? 10वीं शताब्दी। और इनकी महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहिति और व्यक्तिगता के साथ अपने भाव, विचारों और अनुभव को व्यक्त करता है। ये परिभाषा किस विद्वान की है? यहाँ पर महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई है और जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। आपको बताना है कि ये परिभाषा किस विद्वान की है। पहला ऑप्शन भारतेंदु, दूसरा ऑप्शन भगीरथ मिश्र, तीसरा ऑप्शन श्याम सुंदर दास और चौथा ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र। आपको बताना है कि महत्वपूर्ण परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से भगीरथ मिश्र के द्वारा ये महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। इनकी रचना भी कभी कभी पूछ लेता है। तो इनकी महत्वपूर्ण रचना है काव्य शास्त्र। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तुलसी रसायन भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। यहाँ पर तुलसी रसायन, ये भी आप नोट करते चलेगा। तुलसी रसायन की महत्वपूर्ण रचना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? 20, 24, 18 या 15। आपको यहाँ पर बताना है कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का उपयोग यहाँ पर किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। और इनके द्वारा सबसे प्रिय छंद मंदाक्रांतों को बताया गया है। इनका सबसे प्रिय जो छंद रहा है वह है मंदाक्रांता। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह। आपको यहाँ पर कथन दिया गया है कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे।
आपको बताना है कि महत्वपूर्ण कथन किसका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से डॉक्टर बच्चन सिंह, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। और हम आपके लिए इतना बेहतर प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम के समय बेहतरीन रिवाइज यहाँ पर कर सको। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की ओर। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है। यहाँ पर विधा की दृष्टि से रचनाएं दी गई, आपको बताने की अन्य तीन से कौन सी रचना यहाँ पर भिन्न है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है मणिकर्णिका, दूसरा ऑप्शन है मुर्दैया, तीसरा ऑप्शन है कितनी धूप में कितनी बार, और चौथा है वट वृक्ष की छाया में। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो विधा की दृष्टि से अन्य तीन रचनाओं से भिन्न रचना है वट वृक्ष की छाया में, तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अमृतलाल नागर द्वारा रचित वट वृक्ष की छाया में यह रचना विधा की दृष्टि से अन्य तीनों से भिन्न है क्योंकि यह जीवनी है। तो यह रचना वट वृक्ष की छाया किसकी रचना है, अमृतलाल नागर की। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और ये क्या है, जीवनी है। तथा मुर्दैया और मणिकर्णिका ये तुलसीराम की रचना है। वही कितनी धूप में कितनी बार ये महीप सिंह की आत्मकथा है। तो ये क्या है, आत्मकथा है। ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है। अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल या उषा प्रेमवदा। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा। आपको बताने की ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, ये जीवनी अमृतलाल नागर से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पहला ही यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण यहाँ पर व्याख्या। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी अमृतलाल नागर से संबंधित है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ज्ञानचंद्र जैन को वर्ष 1982 में इनकी पुस्तक जिक्र ओ फिक्र के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनकी किस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो जिक्र ओ फिक्र के लिए कब दिया गया था, 1982 दिया गया था। तो ये भी यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे, तो इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, आचार्य भरतमुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें आचार्य भरतमुनि ने, तो नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद से इन्होंने अभिनय को लिया गया माना है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यजुर्वेद की यहाँ पर अगर बात करें तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया ग्रंथ है। तो गद्यात्मक और वे पद्यात्मक ग्रंथ है। ये भी आप नोट करते चलेगा क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वही ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ यहाँ पर वेद है। सबसे प्राचीन वेद, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे प्राचीन वेद यहाँ पर ऋग्वेद है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, एक ही कथा नायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा। यहाँ पर उपेंद्र नाथ अस्क के उपन्यासों की बात करी गई है और यहाँ पर कहा गया है कि कई उपन्यासों में केंद्रीय पात्र चेतन रहा है। आपको बताने की ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें चेतन इनका केंद्रीय पात्र नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, शहर में घूमता आईना, गिरती दीवारें, गर्मराग, एक नन्ही कंदील। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से गर्मराग, इसका केंद्रीय पात्र चेतन नहीं है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त्युद्बोध विधायिनी स्फुरंती सत्कर्वेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है। यहाँ पर एक कथन दिया गया है और आपको इंपॉर्टेंट लगाते चलेगा क्योंकि यूजीसी नेट और टीजीटी में भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, रुद्रट, वाग्भट, मम्मट या विश्वनाथ। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये उक्त कथन है वाग्भट का, इनके द्वारा ये महत्वपूर्ण कथन कहा गया है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता यानी कि सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है। रविदास, धर्मदास, सुंदरदास या रज्जब। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा। आपको बताने की संत काव्य परंपरा का ऐसा कौन सा कवि है जो अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से सुंदरदास। सुंदरदास अब सर्वाधिक शिक्षित होने के लिए प्रसिद्ध है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में।
संत काव्य परंपरा के कवि सुंदरदास अपनी विद्वता यानी कि सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सुंदरदास की यहाँ पर रचनाएं दी गई, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सर्वांग योग प्रदीपिका, पचेंद्रिय चरित, सुख समाधि, अद्भुत उपदेश, स्वप्न प्रबोध, वेद विचार, उक्त अनूप, झूलना, पंच प्रभाव आदि इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? ऑप्शन शिशुपाल वधम, दूसरा ऑप्शन रघुवंशम, तीसरा ऑप्शन कीर्तार्जुनियम और चौथा ऑप्शन है कुमार संभवम। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको बताना है कि संस्कृत का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसका आरंभ श्री शब्द से और समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से कीर्तार्जुनियम, इसका यहाँ पर आरंभ श्री शब्द से और समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। संस्कृत के कीर्तार्जुनियम ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। कीर्तार्जुनियम भर्तृहरि का प्रथम ग्रंथ है। इसमें कुल 18 सर्ग तथा 1040 श्लोक है। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? रामचरितमानस, पद्मावत, कबीर के परिचय या बीजक। आपको यहाँ पर पंक्तियां दी गई और महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, आपको बताने की किस ग्रंथ से ली गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये पंक्तियां ली गई है कबीर की परिचय से, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। ये भी आप नोट करते चलेगा। यहाँ पर अगर बात करें रामचरितमानस, तो तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना है रामचरितमानस। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। कबीर की बीजक यहाँ पर महत्वपूर्ण रचना है और मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत रचना है। ये भी एग्जाम में पूछी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य सागर, हिंदी साहित्य कोश या हिंदी सरित सागर। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर देते चलना है। यहाँ पर पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर से हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ इनका छपा था, तो यहाँ पर पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, संस्कृत के प्रथम नाटककार है शूद्रक, कालिदास, विशाखदत्त या भास। आपको बताना है कि संस्कृत के प्रथम नाटककार है तो कौन है, ये आपको बताना है। अगर हम संस्कृत के प्रथम नाटककार की यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर से भास संस्कृत के प्रथम नाटककार है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। संस्कृत के प्रथम नाटककार भास है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। भास कालिदास के पूर्ववर्ती है। सर्वप्रथम संस्कृत में एकांकी नाटक भास ने लिखा है। भास के नाटक है स्वप्न वासवदत्तम, ये एग्जाम में पूछा गया है, प्रतिज्ञ, यांग धरनायण, पंचरात्रम, बालचरितम, प्रतिमानाट्टम, यहाँ पर अभिषेक नाटकम, अभिमारक, चारुदत्त आदि इनके महत्वपूर्ण यहाँ पर नाटक दिए गए हैं। ये भी आप नोट करते चलेगा। और यहाँ पर स्वप्न वासवदत्ता ये एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आप यहाँ पर सभी को नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों तक जो पेड कोर्स नहीं खरीद पाते और उनकी तैयारी यहाँ पर अच्छे से नहीं हो पाती, तो उन बच्चों को भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को भी ये फ़ायदा हो सके। और हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहेंगे और भी बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस आपको हमें अपना कीमती समय देते हुए चलना है और क्लास को आपको अंत तक देखते हुए चलना है। यहाँ पर आपको अब बताना है अपना 23वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको असंगत युग्म आपको पहचानना है। यहाँ पर रचना और रचनाकार दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फूल नाम है एक, त्रिलोचन, हे तुम मेरी, केदारनाथ अग्रवाल, नीली रेखा तक, भवानी प्रसाद मिश्र, लोग भूल गए हैं, शमशेर बहादुर सिंह। आपको यहाँ पर बताना है यहाँ पर रचना और रचनाकारों में कौन सा असंगत युग्म है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो फूल है नाम एक, ही त्रिलोचन का यहाँ पर रचना है, ये तो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। हे तुम मेरी ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर बचा हुआ है, लोग भूल गए हैं, ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है, तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर लोग भूल गए हैं रचना की यहाँ पर बात करें तो यह है रघुवीर सहाय की रचना, रघुवीर सहाय की रचना, और एग्जाम में भी रचना
कई बार पूछी गई है। रघुवीर साय। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों के पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नीलिमा नीलोफर, भीष्म साहनी, खुदा सही सलामत है, रविंद्र कालिया, जुलूस, फणीश्वर नाथ रेणु, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों के पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से नीलिमा नीलोफर, भीष्म साहनी का ये प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों के पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। और ये कब लिखा गया था, तो वर्ष 2000 में यह लिखा गया है। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निर्वाणार्थ की थी। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान बाहु, जानकी मंगल। आपको बताना है कि तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा निर्वाणार्थ की थी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इनकी महत्वपूर्ण रचना है हनुमान बाहु, जो इन्होंने अपनी शारीरिक पीड़ा के निर्वाणार्थ की थी। तो यहाँ पर नोट करते चलेगा। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। रामचरितमानस, इनका महाकाव्य, विनय पत्रिका और जानकी मंगल, ये भी तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है। शंकराचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, श्री मध्वाचार्य या श्री रामानुजाचार्य। आपको यहाँ पर बताना है कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है। अगर हम यहाँ पर बात करें ब्रह्म संप्रदाय की, तो इसके संस्थापक है मध्वाचार्य। तो श्री मध्वाचार्य हमारा आंसर यहाँ पर होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक श्री मध्वाचार्य है। द्वैता द्वैत के संस्थापक श्री निम्बार्काचार्य। ये भी क्वेश्चन यहाँ से द्वैता द्वैत का भी पूछा गया है। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य और विशिष्टा द्वैत के संस्थापक श्री रामानुजाचार्य है। और यहाँ से टीजीटी और यहाँ पर यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, तो इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 6, 10, 8 या 4। आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से 8 सर्गों पर इनके द्वारा संजीवनी लिखी गई है। तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दशा बदल जाती है। इस पंक्ति के सृजता तथा कृति का नाम बताइए। यहाँ पर पंक्ति दी गई है, आपको इसके रचनाकार और इस कृति का भी नाम आपको बताना है। अंधा युग, धर्मवीर भारती, एक आत्म वक्तव्य, मुक्तिबोध, एक कंठ विस्पाई, दुष्यंत कुमार और आत्महत्या के विरुद्ध, रघुवीर साय। आपको यहाँ पर पंक्ति दी गई है कि किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाता है। आपको बताने की कृति और इसके लेखक कौन है। अगर हम इस कृति और लेखक की बात करें, ये पंक्ति ली गई अंधा युग और ये महत्वपूर्ण पंक्ति ली गई अंधा युग से और इसके रचनाकार है धर्मवीर भारती। और आपके यहाँ पर कई क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, पौन माया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है। नेही नगरीदास, देव, ग्वाल, पद्माकर। आपको यहाँ पर बताना है कि महत्वपूर्ण पंक्ति आपको दी गई कि पौन माया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। ये पंक्तियाँ किसकी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से नेही नगरीदास, ये महत्वपूर्ण पंक्ति लिखी गई है नेही नगरीदास के द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म में नहीं है। यहाँ पर आपको जो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है विधा की दृष्टि से, ये आपको बताना है। ऑप्शन अत्र कुशलम तत्रास्तु, पत्र साहित्य, व्यक्तित्व की झांकियां, रेखा चित्र, अपनी धरती अपने लोग, आत्मकथा, शांति निकेतन के शिवालिक यात्रा, व्रत। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी विधा की दृष्टि से यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखते चलना है जिनमें नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अत्र कुशलम तत्रास्तु, ये पत्र साहित्य, तो ये तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। व्यक्तित्व की झांकी, ये रेखा चित्र, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अपनी धरती अपने लोग, ये आत्मकथा, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। लेकिन चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो शांति निकेतन के शिवालिक, ये यात्रा व्रत नहीं है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अत्र कुशलम तत्रास्तु एक पत्र साहित्य है जिसके रचनाकार अमृतलाल नागर है, ये भी आप पॉइंट नोट करते चलेगा। और रामविलास शर्मा है। यहाँ पर इसके रचनाकार कौन है, अमृतलाल नागर
और यहाँ पर रामविलास शर्मा। किसके? एक पद यहाँ पर अत्र कुशलम तत्रास्तु। इसका संपादन वर्ष 2000 में अमृतलाल नागर के पुत्र डॉक्टर शरद नागर और रामविलास के पुत्र डॉक्टर विजय मोहन के द्वारा किया गया था। अपनी धरती अपने लोग एक आत्मकथा है जिसके लेखक है रामविलास शर्मा। यह आत्मकथा 3 खंडों में वर्ष 1996 में प्रकाशित हुई थी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। व्यक्तित्व की झांकियां एक संस्मरण है जो लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा रचित है। संस्मरण और रेखाचित्र में काफी समानता है। शांति निकेतन, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, शांति निकेतन से शिवालिक एक निबंध संग्रह है जो शिव प्रसाद सिंह द्वारा संपादित है। यह निबंध यहाँ पर दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। बेहतरीन कंटेंट हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। हम यहाँ पर बेहतर से बेहतर प्रयास करने की आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, अंत्यकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया? यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तो अपना आंसर देते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर आपको बताना है कि अंत्यकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण दिया गया है, आपको बताना है कि किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये काव्य लक्षण प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, निर्भय भीम व्योम। यहाँ पर निर्भय भीम व्यायोग, यहाँ पर इसके लेखक आपको बताना है। राजशेखर, धर्मप्रभु सूरी, धनपाल या रामचंद्र सूरी। आपको बताना है कि निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, इसके लेखक है रामचंद्र सूरी। यहाँ पर ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक रामचंद्र सूरी है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यह एक रूपक ग्रंथ है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। इस ग्रंथ में भीम के द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा है। तो इस ग्रंथ में क्या है? इस ग्रंथ में भीम के द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा है। इनके अन्य रूपक ग्रंथ सत्य हरिश्चंद्र नाटक, नल विलास नाटक, यहाँ पर दिया गया है राघवाभ्युदय नाटक, रघुविलास नाटक, यदुविलास नाटक, यादवाभ्युदय नाटक, रोहिणी मृगांक प्रकरण, कौमुदी मित्रानंद इनका प्रकरण दिया गया है, वनमाला नाटिका, मल्लिका मरकंद प्रकरण आदि इनके दिए गए हैं। ये भी आप नोट करते चले। तो इनके अन्य रूपक ग्रंथ यहाँ पर दिए गए, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं सत्य हरिश्चंद्र इनका नाटक, नल विलास नाटक, राघवाभ्युदय नाटक, रघुविलास नाटक और यदुविलास नाटक, यादवाभ्युदय नाटक, रोहिणी मृगांक प्रकरण, कौमुदी मित्रानंद प्रकरण, वनमाला नाटिका और मल्लिका मरकंद प्रकरण इनका दिया गया है। ये भी आप नोट करते चलेगा, कई क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? कालचक्र, भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर या नील देवी। अपना आंसर देते ही चलेगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो, कालचक्र। कालचक्र में हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में इनके द्वारा नोट दिया गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही भारतेंदु युग का नामकरण भी हुआ है। हिंदी गद्य, हिंदी पत्रिका इन्हें जनक माना जाता है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा, क्योंकि इनसे यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र इनकी महत्वपूर्ण रचना है। बंदर सभा, बकरी विलाप ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो आप इन्हें भी नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं? भिखारी दास, भगीरथ मिश्र, माता प्रसाद गुप्त या गणपति चंद्र गुप्त। आपको यहाँ पर बताना है कि हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान है। तो विद्वान कौन होंगे ये आपको बताते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, वह विद्वान है गणपति चंद्र गुप्त। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? धर्मवीर भारती, नेमीचंद्र जैन, इलाचंद्र जोशी, उपेंद्र नाथ अस्क। आपको यहाँ पर बताने की चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है। अगर हम यहाँ पर बात करें चेहरे अनेक, तो यह आत्मकथा है उपेंद्र नाथ अस्क की। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। अगर इसके पर यहाँ पर पहले प्रकाशन की यहाँ पर बात करें तो पहला प्रकाशन हुआ था इसका 1977 में नीलाभ प्रकाशन में इसका प्रकाशन हुआ था। नीलाभ प्रकाशन से इसका प्रकाशन हुआ था। ये भी आप नोट करते चलेगा।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। यह कथन किस साहित्यकार का है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, बाबू गुलाब राय या डॉक्टर बच्चन सिंह। आपको यहाँ पर बताना है कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। आपको बताना है कि ये कथन किस साहित्यकार का है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, ये महत्वपूर्ण कथन है, डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया है। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 37, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सर्जेता है और महत्वपूर्ण पंक्तियां आप लगाते हुए चलेगा, कई एग्जाम में बार बार पूछी गई है। पहला ऑप्शन दिया गया है चंद्रकांत देवताले, दूसरा ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तीसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर भारत भूषण अग्रवाल और चौथा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र। आपको बताना है कि ये महत्वपूर्ण पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है। कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। आपको बताना है कि ये महत्वपूर्ण पंक्तियां किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा यह पंक्तियां सर्जित की गई है। तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 38, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? धनपाल, जोइंदू, हेमचंद्र या सोमनाथ। आपको यहाँ पर बताते हुए चलना है कि यहाँ पर अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है जोइंदू। जोइंदू के द्वारा यहाँ पर अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया गया है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। इनके यहाँ पर ग्रंथ भी पूछे जाते हैं तो योग सागर, यहाँ पर योग सार इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। परमात्मा प्रकाश, ये भी इनका ग्रंथ है। परमात्मा प्रकाश, ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ भी आपको नाटक और नाटककार दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला हमारे यहाँ पर दिया गया ऑप्शन मिस्टर अभिमन्यु, यहाँ पर इसके रचनाकार दिए गए लक्ष्मी नारायण लाल। दूसरा यहाँ पर दिया गया रघुकुल रीति, जगदीश चंद्र माथुर, एक सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपा का दान, विनोद रस्तोगी। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर नाटक किस नाटककार से सुमेलित नहीं है, ये आपको बताते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन मिस्टर अभिमन्यु, ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, तो ये तो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो यहाँ ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। रघुकुल रीति ये जगदीश चंद्र माथुर का है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। गोपा का दान विनोद रस्तोगी का है, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है, एक सत्य हरिश्चंद्र, ये लक्ष्मी नारायण का यहाँ पर नाटक नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एक सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र न होकर लक्ष्मी नारायण लाल है। तो यहाँ पर बहुत ही बारीक अंतर है, लक्ष्मी नारायण मिश्र न होकर लक्ष्मी नारायण लाल है, ये भी आप नोट करते चलेगा। इनके अन्य नाटक है अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सुंदर रस, सूखा सरोवर, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, यक्ष प्रश्न, व्यक्तिगत सुमन, सगुन, पंछी, सबरंग, मोहभंग, यहाँ पर राम की लड़ाई और पंचपुरुष और लंका कांड, गंगा माटी, चंद्रमा, नरसिंह आदि इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ये भी आप नोट करते चलेगा। कोई भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले तो अपना आंसर देते चलना है। जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग, पंक्तियां किस छायावादी कवि की है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको यहाँ पर पंक्तियां दी गई है, आपको बताने की महत्वपूर्ण पंक्तियां किसकी है। कि वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग, आपको बताना है कि किस छायावादी कवि की पंक्ति है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये महत्वपूर्ण पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, उर्दू को यामिनी भाषा खाने का श्रेय, यानी कि उर्दू को यामिनी भाषा खाने का श्रेय किसको है? यहाँ पर आपको बताना है कि उर्दू को यामिनी भाषा मानने का श्रेय किसको है? इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र या सदा सुखलाल नियाज। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम बात करें उर्दू को यामिनी भाषा मानने का श्रेय जाता है लल्लू लाल को,
तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। तो दूसरा ऑप्शन है हमारे यहाँ पर सही। इनकी रचना भी यहाँ से पूछी जाती है। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। प्रेम सागर कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है नरेंद्र शर्मा का कौन सा काव्य संग्रह नहीं है। प्रवासी के गीत, सूरफूल, कर्णफूल, अपराजिता। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर हम बात करें नरेंद्र शर्मा के यहाँ पर काव्य संग्रह की, तो प्रवासी के गीत ये भी इनका काव्य संग्रह है, सूरफूल भी है और कर्णफूल भी है, लेकिन अपराजिता इनका द्वारा काव्य संग्रह नहीं है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। दिए गए विकल्पों में अपराजिता काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अपराजिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गीत है। तो ये किसका गीत है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, जो अनामिका में संग्रहित है। तो ये काहे में संग्रहित है? इनके ग्रंथ यहाँ पर अनामिका में संग्रहित है और इसका नाम इसी नाम से रामेश्वर शुक्ल अंचल का प्रबंध काव्य भी है। तो किस नाम से? अपराजिता नाम से रामेश्वर शुक्ल अंचल का प्रबंध काव्य भी है। यह वर्ष 1983 में प्रकाशित हुआ। नरेंद्र शर्मा के काव्य संग्रह यहाँ पर दिए गए सूलफूल, कर्णफूल, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, ये कई बार एग्जाम में प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत एग्जाम में पूछे गए, कर्णफूल भी पूछा गया है, कामिनी, मिट्टी और फूल, प्लास वन में पूछा गया है, हंसमाला, रक्तचंदन, अग्निशय, यहाँ पर कदली, वन, प्यासा निर्झर, बहुत रात गए और सुवीरा आदि इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। किसी भी यहाँ से आपसे कैसा भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले तो अपना आंसर आपको देते ही चलना है। महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से बन रहे और अब आपको ये महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे तो इन्हें आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 43, तुलसी गंग दुयो भये सुखबिन के सरदार। यहाँ पर पंक्ति दी गई है, आपको बताने की प्रसिद्ध कथन किसका है कि तुलसी गंग दुओ भये सुखबिन के सरदार। ये प्रसिद्ध कथन किसका है? भिखारी दास, राम कुमार वर्मा, ब्रजनाथ या रामचंद्र शुक्ल। आपको बताने की महत्वपूर्ण कथन किसका है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण कथन दिया गया है भिखारी दास के द्वारा। तो ये कथन किसका है? भिखारी दास का कथन है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ द लाल लिटरेटिव इंदु हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। गारसा दत्तासी का ग्रंथ भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है द लाल लिटरेटिव इंदु हिंदुस्तानी। आपको बताना है कि इसका दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इसका दूसरा प्रकाशन हुआ था 1871 ईस्वी में। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र है। यहाँ पर पात्र दिए गए विनय और सोफिया। आपको बताना है कि किस उपन्यास के पात्र है। रंगभूमि, सेवा सदन, कर्मभूमि या कायाकल्प। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से विनय और सोफिया यहाँ पर रंगभूमि प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र है। रंगभूमि, सेवा सदन, कर्मभूमि और कायाकल्प ये सभी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है। प्रेमचंद की रचना है, ये भी आप नोट करते चलेगा। रंगभूमि अगर इसके अन्य पात्रों की बात करें, सूरदास, जौन सेवक और प्रभु सेवक इसके मुख्य पात्र है। यहाँ पर सूरदास इसका पात्र है और यहाँ पर जौन सेवक ये भी इसका पात्र है और वही प्रभु सेवक ये भी इसके अन्य पात्र है। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 46, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक है। चंद्र किशोरी जायसवाल, संजीव, रमाकांत श्रीवास्तव या रमणिका गुप्ता। यहाँ पर आपको दिया गया है कि मर गया दीपनाथ ये कहानी है, इसके लेखक आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, चंद्र किशोर जायसवाल इसके लेखक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक है चंद्र किशोर जायसवाल, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। चंद्र किशोर जायसवाल की अन्य कहानी संग्रह यहाँ पर दिए गए। मैं नहीं माखन खायो इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। हिंगवा घाट में पानी रे, जंग दुखिया दास कबीर, तर्पण, यहाँ पर नक बेसर कागा ले भागा, जमीन आघात पुष्प इनकी यहाँ पर कहानी संग्रह दिए गए हैं। ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये रचना दी गई और उनके रचनाकार दिए गए। आपको बताना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित कौन सा नहीं है। लाल चंद्रिका, प्रेम सागर, रानीकेत की कहानी या नासिकेतोपाख्यान। आपको बताते चलना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो रानी केतकी की कहानी, इसके लेखक फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। रानी केतकी की कहानी के भी रचनाकार भी पूछे गए हैं, इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां, ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन किसके प्रति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यहाँ पर बाबू श्याम सुंदर दास या अध्यापक पूरण सिंह। यहाँ पर आपको कथन दिया गया है, आपको बताने के कथन किसके प्रति है। यहाँ पर प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है, इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। आपको बताना है कि ये कथन किसके प्रति कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये कथन कहा गया है यहाँ पर अध्यापक पूरण सिंह के प्रति। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर उपन्यास दिया गया है ग्लोबल गांव के देवता। आपको बताना है कि सर्वोच्च देवलोक इसमें किसे कहा गया है, लंदन, न्यूयॉर्क, दिल्ली या पेरिस को। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इसमें लंदन को सर्वोच्च देवलोक कहा गया है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक लंदन को कहा गया है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यह उपन्यास वर्ष 2006 में रणेंद्र ने लिखा था। तो किसके द्वारा लिखा गया था? रणेंद्र के द्वारा 2006 में लिखा गया था। इनके अन्य उपन्यास है गायब होता देश, गूंगी रुलाई का कोरस। ये इनके महत्वपूर्ण यहाँ पर दिए गए हैं उपन्यास। ग्लोबल गांव के देवता में रणेंद्र ने असुरों के राजनीति और सांस्कृतिक पराभव की त्रासद गाथा लिखी है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के अंतिमवें क्वेश्चन की ओर। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पारखी पंक्ति के रचयिता कौन है? नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध। और ये हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपको बताना है कि यहाँ पंक्तियाँ दी गई कि शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पारखी। आपको बताना है कि इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इन पंक्तियों के रचनाकार है रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा सही होगा। इनकी यहाँ पर कविता की यहाँ पर बात करें तो सत्य शिव सुंदर की ये पंक्तियाँ है। तो ये पंक्तियाँ ली गई है सत्य शिव सुंदरम से ये पंक्तियाँ ली गई है। तो ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा, हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका आज की क्लास में स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नए सीखने को मिले, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलते हैं, मिलते हैं इसे नए क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।